नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी परिणय। लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू की योग्य न हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडोल देह यष्टि, मीन मीख निकाले की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। लगता है जैसे मेरी कल्पना में रची बसी पुत्र वधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूमते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा। वह दत्तचित होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो, पर नजरें इस समय सड़क पर केंद्रित थीं। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल से कम थोड़े ही है। घर पहुंचते ही मैंने उसे कुरेदना चाहा, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुंझलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही। फिर मैंने उसके पापा को जा पकड़ा। कहिए, लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो? अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई, लड़की तो A1 है, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता ना जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे आते? कोई हम लड़की मांगने गए थे, वो ही आए थे, मैंने संभल कर कहा। सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं, विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की उन्होंने भरपूर कोशिश भी की थी। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी 3-3 गाड़ियां, जिसके सामने हमारी मॉरिस एकदम छकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहने कपड़ों से लदी तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वे हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफ़ी दूर तक ले आए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लॉट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुग्ध होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी, देख तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हेय लगने लगता था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे, यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनवा कर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है? मैंने तुनक कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी, फिर वह प्लॉट पड़ा रहेगा? मैंने लापरवाही से कहा। न होगा तो एक नर्सिंग होम डाल लेंगे। नर्सिंग होम्स कम है इंदौर में। बच्चों के लिए तो कोई नहीं, अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे, जिसमें उसने स्पेशलाइज किया है। और बातों ही बातों में मैंने एक 3 मंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली। नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे, सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मैंने मन ही मन तैयार किया था। इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दम लेती। स्थापित नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। अपने लाडले से तो पूछ लो, ये बोले। सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती सी मैं खाना लगाने उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे की ओर देखकर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे रहा न गया कि उठते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाता रहा, उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा,
मम्मा, सारी चमक दमक देखकर यही लगता है कि बेकार एमडी किया मैंने। पापा बस एक एजेंसी ले देते तो। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। मम्मा, कहा तो मैंने कि उसे ठीक से देखा ही नहीं। अव्वल तो वह इतनी देर बाद कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। न तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, न मुंह से एक शब्द निकला। मेरे ख्याल में वह या तो भेंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का क्या तात्पर्य है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, उन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोकझोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा, 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वह अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वह हमेशा से ही चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मम्मा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात ही तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल की लड़कियों का क्या ठिकाना, हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है, पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज़्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे। पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था, पुरानी सही पर एक घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के हैं ही कितने। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास वर, लोगों के मुंह में पानी न आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देखाओ, पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी भी ताजे ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहाँ पहुँचे। रामदास जी ने इतनी आहो भगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहा कि अगर लड़की अच्छी ना हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी और एक स्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए पास लड़की और इतनी सुशील, इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी ही नहीं कि इस तरह जीतू तो उसे बिल्कुल ही नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया भी थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोंछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफे के कुशन्स बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहां डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति ही नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहां की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में ही टोक न दें तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांध कर बैठे हुए थे और मेरे परेशानी का मजा ले रहे थे। 2-3 बार वॉल पीसेस और कैलेंडर बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्टेम्पर हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में अभी तो बहुत टाइम है, क्यों? इतना गुस्सा आया मुझे। एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भाप गया तो बोला, मम्मा, क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना है।
एंड यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी ना सही, आउट हाउस तो लगेगा ही यह मेरा घर। अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तुनक्कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है ये सारा पैसा, कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। से में ही सही, मैं अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से तो उसकी सारी शान पर पानी फिर जाता है। रामदास जी के आउट हाउस से सचमुच इतना अच्छा सो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे द्वीपों से लग रहे थे। जी तू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फ़ायदा, उस वैभव से तो होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए, छोटी वाली दोनों भाभियाँ, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्के जरी की काम वाली सिफोन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वालों की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया, लाडी घड़ी सुंदर लागे छे, कदे मारी नज़र ना लागी जाए। वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से ही शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने 2-1 चीज़ों की विधि भी पूछी। अच्छा लगा। सीमा जरूर धीरे धीरे चुप सा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा नहीं सकता। खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की। सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले आई जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफ़ेद रंग में नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ, अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के डालियम के डिब्बे, जगमग करती क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बरनियाँ। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा यहाँ भी चुप चुप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी। मन में कुछ चुभा जरूर, मुंह खोलकर तारीफ ना करती, पर प्रशंसा की एक नज़र तो डाल लेती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? हाँ अच्छा है। हाँ बशर्ते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह है मम्मा कि जरूर वह हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटे में एक बार भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आश्चर्य में मैं भरकर उसे देखती रह गई। देखो 2-2 बार तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दें हम लोग तो क्या शराफत होगी? बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे हम। इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो। उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ कि वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर ही चल रहे हैं। कैसे? याद नहीं उस दिन जब हम लोगों को प्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गईं। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक उस प्लॉट के पास ले गए थे जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे से आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती हुई दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सलज्ज भाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, वेशभूषा भी साधारण ही थी, पर कोठी के चमक दमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसा लग रहा था जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? जी। माँ ठीक है? जी, रात कुछ बुखार हो आया था, अब तो ठीक है। बस अब तो उन्हें ठीक होना ही है। यह तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं। सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा, फिर जूतों की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर, जरा बच के रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्माकर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास जी से बोली, ताऊ जी मैं चलूँ अब? हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो अब, नहीं तो लेट हो जाओगी। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपाकर उसे विदा किया।
जाने से पहले उसने एक बार फिर हम सबको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह लड़की? बड़ी प्यारी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्लर्की की बंधी बधाई आमदनी से तंग आकर हम दोनों ने साथ साथ यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना अच्छा चल निकलेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए वह चल बसा। अरे, क्या डेथ हो गई? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अनु से बड़ा लड़का दोनों जाते रहे। तब से माँ बेटी यहीं हैं। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया है। उसी में रहती हैं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले 2 सालों से बीमार चल रही हैं, इसलिए उन लोगों ने अब अनु को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं? मैंने सहानुभूति से पूछा। हैं क्यों नहीं, पर बहन जी, रिश्ते सब पैसे से बंधे रहते हैं। शंभूनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को पोती को लिवा ले गए, पर इंश्योरेंस के पैसों को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि वह पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ न कुछ देता ही, पर अनु की माँ राजी नहीं हुई। बोली, निपट कंगाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी। 8-10 हज़ार की मामूली रकम थी, पर एक बेसहारा औरत के लिए तो वही संबल थी, सहारा थी। घर वालों से पैसे का तकाजा भी नहीं किया जा सकता था। कल को अनु की शादी में सब लोग अंगूठा दिखा देते तो बस तब से यहीं आ गई हैं, तो लौटकर नहीं गईं। उन लोगों ने भी कोई सुधि नहीं ली। स्वाभिमानिनी ऐसी हैं कि उसके बाद से पीहर में पैर भी नहीं दिया। यहाँ भी हम लोगों के रहते हुए नौकरी करें अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली हैं। इसके बाद विषय बदल गया था। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे। इसी कारण वे अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके थे। वैसे तो तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए हुए थे। एक तो विदेश भी हो आया था। उस आकर्षक बातचीत के बीच अनु दब गई थी। आज इन्होंने एकाएक याद दिलाया तो मुझे अपने ही पर रोष आ गया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों नहीं आया? जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैंने एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी न करके केवल अनु को बुला लेते तो ठीक था। कौन अनु? तुम्हारी इकलौती साली। सीमा के साथ वह आती तो वातावरण खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत लिहाज करना ही पड़ता है। अनु रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। मम्मा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी के लिए क्यों इतनी व्यग्र हो रही हो? मना नहीं कर पाएंगे जीतू हम। पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है वह प्लॉट और दहेज की संभावित राशि। और लड़की, वह भी तो बुरी नहीं है। अच्छा सच बता, क्या तुझे पसंद नहीं है? उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखकर लौट ही रहे थे। वैसे मैटिनी में अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना था। उसका लोभ मैं संवरण न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था, हॉल के बाहर निकलते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। जीतू, गाड़ी रोक तो। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नज़र आते ही मैंने कहा, क्यों? दवा लेनी है ना? घर में 2-2 डॉक्टर हैं, पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ जाना है, उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। घर में डॉक्टर हैं इसलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले नहीं सकती। इससे रिएक्शन होता है, उससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और भी न जाने क्या क्या। भुनभुनाती हुई मैं उतर पड़ी। वह भी पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज़ आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शोक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं। जीतू ने हकलाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी, मैं अनु हूँ। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना था कि आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़ी सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी वाड़ी पहनकर बड़ी सोबर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं? हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है?